तो दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला भाग अगर नहीं देखा है तो पहले आप पहला भाग जा कर के देखें, उसके बाद ही ये कहानी आपको पूरी समझ में आएगी। पहली भाग में सिमरन विजय को लेकर बाबा जी के पास जाती है। वहाँ विजय के ऊपर संतोष की आत्मा आ जाती है। उसके बाद सिमरन घर आती है। बुआ जी अपने घर जा रही होती है, लेकिन सिमरन उन्हें रोक लेती है। और अब इसके आगे शाम हुई, सब लोगों ने खाना खाया और खा पीकर सोने चले गए। अभी तक सब कुछ सामान्य था, सब लोग सो गए। आधी रात का वक्त हुआ, घड़ी में 12 बज रहे थे कि तभी अचानक विजय उठ कर के बैठ गया। उसने अपने पीछे से एक तकिया उठाई और उससे सिमरन के मुंह पर रखा और दबाना शुरू किया। सिमरन की सांसें फूलने लगी, सिमरन छटपटाने लगी। उसने किसी तरह से विजय को पीछे धकेल दिया और बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई और चिल्लाई, विजय। विजय बोला, शांत, धीरे, आवाज धीरे। सिमरन, तुम ये क्या कर रहे थे? विजय, तुम क्या सोचती हो? तुम मेरे परिवार को बर्बाद करके चैन की नींद सोओगी? नहीं, मैं नहीं सोने दूंगा। तुमको हराम कर दूंगा, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम सांस नहीं ले पाओगी। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम खुद को मौत के गले लगा लोगी। इसके बाद विजय हंसने लगता है और दौड़कर अपना सर जोर से दीवार पर मारता है। उसका सर फट जाता है, खून निकलने लगता है। विजय हंसता है और अपना हाथ हवा में उठाया। उसके साथ सिमरन को भी हवा में उठा लिया। उसकी सांसें फूलने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। अचानक से ही विजय ने अपना हाथ नीचे किया और सिमरन जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसे काफी चोट आई, उससे ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। तब तक विजय हंसते हुए उठा और दौड़कर फिर अपना सर जोर से दीवार पर मारा। सिमरन से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वह उठी और विजय से बोली, आई एम सॉरी विजय। जो विजय के अंदर संतोष था, संतोष से कही, संतोष प्लीज मुझे माफ कर दो और विजय को छोड़ दो। संतोष, जो विजय के अंदर था। अब पता चला, जब कोई अपना तकलीफ में होता है तो कैसा महसूस होता है। मैं भी इसी तरह तड़प रहा था अपनी माँ के लिए। बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी कारण मैं उनका इलाज भी नहीं करा सका। सिर्फ तुम्हारी कारण। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी और मैं दूंगा तुमको ये सजा। सिमरन, तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन विजय को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। संतोष, बहुत प्यार करती हूँ इससे। हाँ, बहुत प्यार। अगर प्यार इससे करती थी तो फिर शादी मुझसे क्यों की? बोलो, क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी नर्क बनाने के लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? किसके कहने पर किया था? सिमरन रोते हुए, हाँ, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए की थी। मैं पहले से ही सब कुछ जानती थी कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। संतोष, किसने बताया था तुम्हें ये सब? और कौन कौन तुम्हारे साथ था? ये तुम्हारी पति भी था क्या तुम्हारे साथ? सिमरन, नहीं, विजय नहीं था। उसे तो ये सभी के बारे में पता भी नहीं है। संतोष, तो कौन था तुम्हारे साथ? जल्दी बताओ, वरना तुम्हारा पति आज और अभी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सिमरन रोते हुए, रुक जाओ, बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन विजय को कुछ मत करो प्लीज। आपके फैमिली डॉक्टर, जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे आपके परिवार और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तुम्हारी मौत से पहले हम मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी के आधे आधे के हिस्सेदार थे। उस दिन जब आपके वकील मेरे घर पर आए तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुन ली थी, तो हमने उन्हें भी 5% का हिस्सेदार बना दिया और उन्हें अपने साथ मिला लिया। फिर उन्होंने कानूनन हमारी मदद की, इसीलिए उन्होंने आपका केस छोड़ दिया था। इसके बाद हम तीनों ने आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए सब कुछ किया। के बाद संतोष ने अपना हाथ हवा में उठाया और सिमरन फिर हवा में उड़ गई। वो छटपटाने लगी। संतोष ने अपना हाथ नीचे किया और वो जोर से बेड पर गिर पड़ी। फिर संतोष ने अपना हाथ अलमारी की तरफ बढ़ाया और अलमारी गिर पड़ी। बहुत जोर की आवाज आई। अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है।
संतोष विजय का शरीर छोड़ देता है और विजय गिर पड़ता है। किसी ने दरवाजा खटखटाया। सिमरन ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने बुआ जी खड़ी थी। बुआ जी कहती है, क्या हुआ बेटा? सिमरन, कुछ नहीं बुआ जी। बुआ जी, बेटी तो ये फिर आवाज कैसी हुई थी? सिमरन, विजय ने अचानक से अलमारी गिराया और उसके सर पर चोट आ गई। बुआ जी अंदर झांकती है और देखती है कि विजय के सर से खून निकल रहा होता है। वो तुरंत विजय के पास आती है और सिमरन से कहती है कि डॉक्टर को फ़ोन लगाकर जल्दी बुलाओ। सिमरन तुरंत डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और घर बुलाती है। डॉक्टर तुरंत घर आते हैं। ये संतोष के फैमिली डॉक्टर थे। वो आए और उन्होंने विजय की पट्टी करी और ग्लूकोज की बॉटल लगाई और कुछ दवाइयाँ दी और कहा, कोई बात नहीं, बस खून ज़्यादा निकल गया है, मैंने ग्लूकोज लगा दिया है, कल सुबह तक इनको होश आएगा। हाँ, थोड़ी कमजोरी जरूर रहेगी, लेकिन आप लोग उनके खाने पीने का ध्यान रखें बस, और ये दवाइयाँ उन्हें देते रहें। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी वहीं विजय के पास बैठ जाती है। सिमरन भी वही एक सोफे पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है। मगर बुआ जी पूरी रात जागती रहती है। सुबह के 8 बजते हैं। सिमरन उठ जाती है और देखती है बुआ जी जाग रही होती है। वह बुआ जी से कहती है, बुआ जी आप भी जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, आप रात भर जाग रही थी। बुआ जी, कोई बात नहीं बेटा, जब तक विजय को होश नहीं आता मैं उसके पास ही रहूंगी। सिमरन, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और सिमरन बाहर निकल जाती है। जैसे ही सिमरन हॉल में आती है उसके घर की घंटी बजती है। सिमरन दरवाजा खोलती है और देखती है सामने पुलिस खड़ी थी। सिमरन, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, सिमरन जी कौन है? सिमरन, मैं ही हूँ, क्या हुआ? इंस्पेक्टर, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कल रात डॉक्टर गोस्वामी को फोन क्यों किया था? सिमरन, वो मेरे पति के सर में चोट आई थी तो उन्हीं की पट्टी और दवाई के लिए बुलाया था। इंस्पेक्टर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आपके पति को देख सकते हैं? सिमरन, क्यों नहीं, पर हुआ क्या है? इंस्पेक्टर, डॉक्टर गोस्वामी की मौत हो गई है। सिमरन, कैसे? इंस्पेक्टर, अभी जांच चल रही है। सिमरन पुलिस को लेकर विजय को दिखाती है और विजय को देखकर पुलिस वहां से चली जाती है। डॉक्टर की मौत कैसे हुई? वकील, और सिमरन के साथ क्या होने वाला है आगे? डॉक्टर की मौत से सिमरन काफी डर जाती है। वो तुरंत भागकर विजय के पास आ जाती है। थोड़ी देर में विजय को होश आ जाता है। बुआ जी विजय के होश आने के बाद तुरंत नहा धोकर पास के मंदिर में भगवान का धन्यवाद करने चली जाती है। सिमरन सूप बनाकर विजय के लिए ले जाती है। विजय अपने हाथ में सूप लेता है और एक घूंट पीता है और फिर एकदम शांत होकर बैठ जाता है। सिमरन कहती है, क्या हुआ? सूप अच्छा नहीं है क्या? अच्छा नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सूप बनाकर लाती हूँ, और अगर अच्छी है तो पी लो। विजय सिमरन को गुस्से से घूरता है। सिमरन, क्या हुआ? विजय सूप सिमरन के मुंह पर फेंक देता है। सिमरन, ये क्या किया तुमने? विजय, तू मुझे सूप पिला रही है मेरे परिवार को बर्बाद करने के बाद? सिमरन, संतोष, थोड़ी सहमी हुई आवाज में। विजय, जिसके अंदर संतोष आ चुका था, हाँ हाँ हाँ, और डरो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, डरते हुए, सहमते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। तुझे पता है मैंने उस डॉक्टर को मार दिया। बताऊं कैसे मारा उसे? पहले मैं उसके घर गया, तेरे पति के ही शरीर में ही गया था। वो बुआ जी जाग रही थी तो मैंने उसकी आंखों में देखकर अपनी शक्तियों से उसे अपने वश में किया। तू सो गई थी। मैंने दरवाजा खोला और डॉक्टर के घर गया। मैंने उसकी घर की घंटी बजाई, ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर डर गया और बोला, अरे तुम्हें होश आ गया? बहुत जल्द आ गया, लेकिन तुम्हें आराम करना चाहिए था। यहाँ क्यों आए हो? कोई तकलीफ है क्या? मैंने उसे हटाया और घर के अंदर घुस गया। वो मेरे पीछे आ गया और बोला, अकेले क्यों आए हो तुम? किसी को साथ लेकर आना चाहिए था ना। फिर मैंने उसको अपना असली चेहरा दिखाया। वो इतना डर गया कि उसे पसीना आने लगा। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगा। अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा। मैंने
उसे इतना डराया कि उसका बीपी हाई होने लगा। उसकी नसें उभर कर सामने आ गई। उसका बीपी इतना ज़्यादा हो गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और थोड़ी देर बाद उसने अपना दम तोड़ दिया और स्वर्ग चला गया, मर गया। हा 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 हा। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम जितना डरोगी, जितना तड़पोगी, मुझे उतना ही चैन मिलेगा। इतनी आसानी मौत नहीं मिलेगी तुमको। तुम पहले अपनों को मरते हुए देखोगी। तुम उन सब चीजों को देखोगी जो मैंने देखा, महसूस किया और सहा। तुम्हें भी वो सब सहना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे अपनों को एक एक करके मारूंगा। तुम्हें उसकी मौत का पता होगा और तुम कुछ नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है सबसे पहले किसका नंबर लगेगा? उस वकील का। बता दो उसे कि वो मरने वाला है। इतने में ही बुआ जी आ जाती है। विजय भी बिल्कुल शांत हो जाता है और आराम से बैठ जाता है। पर सिमरन को एक कोने में सहम कर आंखों में आंसू लिए दुबका हुआ देख बुआ जी सिमरन से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? विजय ने कुछ कहा क्या? सिमरन, नहीं, बस इनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं जिससे ये ठीक हो जाए? बुआ जी, कोई बात नहीं, विजय ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। सिमरन किसी तरह शांत हुई। थोड़ी देर बाद सिमरन ने वकील को फोन किया और बताया कि संतोष उसे मार डालेगा। उसने डॉक्टर को मार दिया है और उसने तुम्हें मारने के लिए कहा है और उस घर को बेचने की तैयारी करो। नहीं नहीं, अगर कोई उसे फ्री में लेने को तैयार हो जाए तो मैं दे दूंगी। वकील ने कहा, ठीक है। वकील लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं ये घर पहले अपनी पत्नी के नाम फिर बाद में अपने नाम करवा लूंगा। थोड़ी देर बाद उसने यानी वकील ने फिर सिमरन को फोन किया और बोला, सिमरन जी, मेरी नज़र में एक औरत है जो ऐसे घर खरीदती है, आप सिर्फ कीमत बताएं। सिमरन, मुझे बेचना नहीं है, बस उसके नाम का पेपर तैयार कराकर मुझसे साइन करा लो। वकील, पर मैडम जी, वो आज ही घर देखना चाहती है। सिमरन, आइए, घर की चाबी ले जाइए। वकील तुरंत सिमरन के घर जाता है और चाबी लेता है और निकल जाता है। वकील खड़ा बहुत खुश हो रहा था कि 50 लाख का घर फ्री में मिल गया और डॉक्टर भी मर गया और कोई हिस्सेदार भी नहीं है। और अब शाम हो चली थी, लेकिन शाम को ही 2 और लोगों के साथ घर की सफाई कराने के लिए वकील संतोष के घर पहुंच जाता है। संतोष के घर में पड़ी एक कुर्सी को साफ करके वकील उस पर बैठ जाता है और आदमियों से कहता है कि जल्दी जल्दी सफाई करो, कल मुझे यहाँ शिफ्ट करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज पूरी रात है तुम्हारे पास, कल मैं यहाँ अपने परिवार के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ। रात हो चुकी है लेकिन घर की सफाई चल रही होती है कि अचानक घर की लाइटें बंद हो जाती है और फिर वकील को अचानक कोई उठाकर जोर से फेंक देता है और वकील एक दीवार पर लगे कांच से जाकर टकरा जाते हैं। वकील को काफी चोट आ जाती है। कांच के कुछ छोटे छोटे टुकड़े शरीर में धंस जाते हैं। फिर लाइट आ जाती है। वकील देखता है कि उसके सामने विजय खड़ा है। वह विजय से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं विजय जी? विजय, मेरे घर में रहेगा तू, इसीलिए मेरे साथ गद्दारी की थी तुमने। वकील, आप ये क्या कह रहे हैं? सिमरन जी ने यह घर मुझे दे दिया है और वैसे भी इस घर में मेरा 5% हिस्सा था, लेकिन अब सिमरन जी ने घर मुझे दे दिया है। वो काफी डरी हुई थी। वो कह रही थी कि विजय के अंदर संतोष की आत्मा आ गई है। विजय, सही कह रही थी वो, देखेगा तू। और विजय अपना चेहरा बदलकर संतोष बन जाता है। सफाई कर रहे दोनों आदमी घर से डरकर भाग जाते हैं और संतोष को देखकर वकील काफी ज्यादा डर जाता है। अब आगे क्या होगा वकील के साथ? सिमरन क्या खुद को और अपने पति को बचा पाएगी? वकील काफी डर जाता है। संतोष वकील से पूछता है, बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर में, इस प्रॉपर्टी में हिस्से लेने की? आज मैं तुम्हारे हिस्से करके एक तुम्हारे घर और एक तुम्हारी मालकिन सिमरन के पास भेजूंगा। वकील, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के आगे अंधा हो गया था। अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। सच का साथ दूंगा, सबको सजा दिलाऊंगा, खुद को भी
पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर मुझे प्लीज माफ कर दो। संतोष, ये तुम्हारी फिल्मी डायलॉग मुझे तुमको मारने से नहीं रोक सकते। जिस तरह तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, उस तरह वो डॉक्टर भी अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई और अब बारी तुम्हारी है, फिर उस सिमरन की। वकील, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी माँ और बहन की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। संतोष तुरंत ही उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसको गले से उठाकर जोर से फेंक देखता है। वकील काफी दूर जाकर गिरता है। संतोष कहता है, तुम लोगों ने मेरी माँ और बहन को मारा, अब तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। फिर संतोष ने अपने हाथ को उठाया, उसके हाथ में 2 कांच के टुकड़े आ गए जो वकील के टकराने से पहले ही टूट गए थे। उन टुकड़ों को संतोष ने जोर से फेंका, दोनों एक साथ जाकर वकील की आंखों में धंस गए। फिर संतोष वकील के पास गया और कुछ टुकड़े जो पहले से ही उसके शरीर में धंसे हुए थे उस पर जोर से अपने हाथ से मारता है और वह कांच का टुकड़ा शरीर के अंदर और घुस जाता है। वकील घुटनों के बल बैठ गया तो संतोष बोला, अरे रे रे रे, तुम यहाँ नहीं मर सकते, तुम्हें तो कुत्तों वाली मौत मिलेगी। अगर तू यहाँ मेरे घर में मरा तो ये घर तेरी मौत से पूरी तरह अपवित्र हो जाएगा। तो जैसे कि मौत किसी घर या अस्पताल में नहीं बल्कि सड़क पर होनी चाहिए। और संतोष अचानक से वकील का पैर पकड़कर बहुत तेजी से बाहर की ओर खींच के ले जाता है और घर के सामने से गुजरने वाली सड़क के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देता है। वकील को सुनाई देता है कि सामने से एक कोई तेज रफ्तार की ट्रक हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। वो सड़क से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वह हटने में पूरी तरह नाकाम होता है। वह बहुत कोशिश करता है सड़क से हटने की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता और फिर वो तेज रफ्तार ट्रक वकील को कुचलते हुए आगे निकल जाती है और उसका शरीर बिल्कुल देखने योग्य भी नहीं रह जाता। पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। संतोष मुस्कुराता है और फिर गुस्से में वहां से निकल जाता है और संतोष तुरंत घर चला जाता है। वह सीधा कमरे में जाता है और सिमरन को जोर से उठाकर बेड से नीचे फेंक देता है। सिमरन को बहुत चोट आती है। चोट तो उसे पहले भी लगा था, लेकिन अब की बार उसे कुछ ज्यादा जोर से लगा। सिमरन, विजय, ये तुम क्या कर रहे हो? संतोष, जो विजय के अंदर था, तुम्हारी मौत का इंतजाम, आज वो वकील भी मर गया। सिमरन, क्या? सिमरन का मुंह डर और सहम से खुला का खुला रह गया। संतोष, हाँ, मुझे बताओ, मेरी माँ और बहन की मौत कैसे हुई? सिमरन, मुझे नहीं पता। संतोष, झूठ मत बोलो, वकील ने मुझे सब बताया है। सिमरन रोते हुए, मुझे कुछ नहीं पता, वो झूठ बोल रहा था। संतोष ने एक चाकू उठाया और अपने गले पर लगा कर बोला, बता रही हो या तुम्हारे पति को मुक्ति दे दूं? सिमरन, रुक जाओ, मैं बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। संतोष, यही ठीक होगा तुम्हारे और तुम्हारे इस प्यारे से पति के लिए। सिमरन, नहीं, मैं बता रही हूँ। और सिमरन बताती है, मैं पहली बार आपके डॉक्टर से तब मिली जब मैं अपना इलाज कराने के लिए उनके हॉस्पिटल पर गई थी। तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने इलाज के सारे 2 लाख रुपए एक साथ जमा कर सकूं, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई नौकरी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे अपना प्लान बताकर कहा कि मुझे तुमसे झूठ मूठ की शादी करनी होगी, कि बाद तलाक और जितना भी प्रॉपर्टी हिस्से में आएगा हम उसका 50-50 कर लेंगे। मैंने भी हाँ कर दिया तो उन्होंने मेरा इलाज फ्री में किया। फिर आपकी माँ उन दिनों आपके लिए लड़की ढूंढ रही थी, तो डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में आपकी माँ को बताया। इसी बीच मेरी नौकरी लग गई। वहीं मेरी और विजय की मुलाकात हुई और हम दोनों में प्यार हो गया। मैं जब आपकी माँ से मिली तो मैं आपकी माँ को पसंद आई, इसीलिए आपकी माँ ने मेरी और आपकी शादी करा दी। शादी के बाद मैं आपके परिवार से मिली जुली भी नहीं। मैं अपना काम करती थी, फिर अपने कमरे में चली जाती थी। मैं सोचती थी कि इस तरह से मैं आपके परिवार को पसंद नहीं आऊंगी तो हमारा तलाक हो जाएगा। लेकिन आपकी माँ मेरी सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी और मुझे हमेशा प्यार करती थी। इसीलिए मेरे और आपके बीच कभी शारीरिक संबंध भी नहीं बने। मुझे लगा अब तो
आप तलाक दे देंगे, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने आपके जाने के बाद घर से जाने लगी ताकि आपकी माँ मेरी शिकायत करे और आप मुझे तलाक दे दें, लेकिन आपकी माँ ने आपसे कुछ नहीं कहा। फिर जब आपकी माँ बीमार हुई थी और आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी, तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे लगा कि अब तो आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं तलाक मांग लूंगी, लेकिन आपने मुझे एक थप्पड़ मारा जो बात मेरे दिल पर लगी। फिर मैंने आपसे और आपके परिवार से बदला लेने की ठानी और आपके परिवार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह से संतोष की माँ और बहन की मौत हुई, संतोष सारी सच्चाई जानकर सिमरन के साथ क्या करेगा, छोड़ देगा या सिमरन भी मर जाएगी। मैंने आपके परिवार को बर्बाद करने की जिद ठान ली थी। फिर मैंने आपसे तलाक की मांग की और जब आपके वकील मेरे घर तलाक के पेपर लेकर आए तो मैंने प्रॉपर्टी का पेपर देख लिया। फिर मैंने उन्हें पैसों का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और उन्हें मेरी तलाक लेने और प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने में मदद करने के लिए कहा। इसके बाद वकील ने मेरी मदद की और वही आपसे कहा जो कुछ मैं कहना चाह रही थी, लेकिन मैं यह नहीं भूली थी कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है। इसी बीच वकील आए और उन्होंने मुझे और डॉक्टर को बताया कि अगर आपकी माँ जिंदा रहेगी तो वो कोर्ट में अपने हिस्से का दावा कर सकती है और प्रॉपर्टी में हिस्सा कम हो जाएगा। तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी एक बहन भी है। मुझे कोमल की याद आ गई। तब वकील ने बताया कि अविवाहित युवती भी अपने मायके की संपत्ति में हकदार होती है और आजकल नए नियम के बाद शादीशुदा स्त्री अपने मायके की संपत्ति में हक मांग सकती है। हम सब सोच रहे थे कि इस प्रकार तो बहुत थोड़ा सा पैसा हाथ आएगा, क्या करें। इसी बीच मुझे याद आया कि आपने मुझे थप्पड़ मारा था। मैंने कहा हम आपकी माँ और बहन को जान से मार देते हैं, लेकिन कैसे मारेंगे ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने कहा कि वो आपकी माँ को मार देंगे। थोड़ी देर बाद वकील ने कहा कि वह आपकी बहन को मार देंगे। फिर हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल गए जहां आपकी माँ भर्ती थी। वहां उन्होंने बताया कि वो आपके फैमिली डॉक्टर हैं और आपकी माँ को देखने आए हैं, इसीलिए डॉक्टर को आसानी से अंदर जाने के लिए परमिशन मिल गया। उन्होंने अंदर जाकर अपनी जेब से एक सिरिंज निकाला। उसमें खून भरा हुआ था, लेकिन वो दूसरे ब्लड ग्रुप का खून था और उन्होंने उसे आपकी माँ के हाथ में लगा दिया, जिससे उनका खून जमने लगा और उनकी मौत हो गई। फिर जब आपने अपनी बहन को फोन करके बताया कि माँ की मौत हो गई है और उसने घर आने के लिए कहा, उस समय डॉक्टर आपके पास खड़े थे। उन्होंने तुरंत मुझे फोन करके बताया। फिर मैंने कोमल को फोन किया और आपने उसे ये नहीं बताया था कि हम दोनों अलग अलग रहते हैं, तो उसने मुझे तुरंत अपनी सही लोकेशन बता दी। मैंने तुरंत उसकी फोटो और लोकेशन वकील को बताई। उसने तुरंत ट्रक से पीछे से जोर से उस ऑटो को धक्का दिलवाया जिसमें कोमल बैठी हुई थी। धक्का पीछे से लगा, जिससे ज्यादा चोट कोमल को आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर भी 2 दिन बाद मर गया। फिर बारी आपकी थी। जब आप वकील से मिलने जा रहे थे तो आपसे डॉक्टर साहब मिले थे। आपने उन्हें बताया था कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर मैंने बुर्का पहनकर आपका पीछा किया। आप जब ट्रैक के किनारे बैठे तो मैंने आपके पीछे एक बोतल जिसमें पानी भरा हुआ था आपके पीछे गिरा दिया और ट्रेन की हॉर्न बजी। आप हड़बड़ाकर उठ रहे थे तो पानी आपके पैर पर पड़ा और आपका पैर फिसल गया और आप ट्रैक पर गिर पड़े और ट्रेन से कटकर आपकी मौत हो गई। फिर मैंने कोर्ट में दावा कर दिया क्योंकि मैं आपकी पत्नी थी और हमारा तलाक भी नहीं हुआ था, इसलिए आसानी से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। आपके खाते के सारे पैसे डॉक्टर साहब ने ले लिया और अपना एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोला। मैंने
अपने पास से अपनी कमाई के 5 लाख रुपए वकील को दे दिए और घर मेरे नाम था। फिर मैंने विजय से शादी कर ली। बस यही कहानी थी। प्लीज मुझे माफ कर दो संतोष। संतोष, इतनी बड़ी प्लानिंग मेरे परिवार और मुझे मारने के लिए। कितना दुख होता है जब कोई अपना हमेशा के लिए दूर जाता है। ये आज पता चलेगा तुम्हें। इतना कहकर संतोष ने चाकू फिर अपने हाथ में उठाया और गले पर लगाया। तब तक दौड़कर विजय की बुआ जी ने उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, बेटा मेरे भतीजे को माफ कर दो। मैंने सुन लिया कि सिमरन ने आपके साथ और आपके परिवार के साथ कितना गलत किया, लेकिन बेटा उसमें विजय की क्या गलती है? उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। बेटा तुमको बता दूं कि मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अपना सब कुछ सिर्फ विजय को माना है। वो बचपन से मेरे पास ही रहता था, वहीं मेरे पास पढ़ाई लिखाई की। मैंने उसे इतना प्यार दिया जितना कोई माँ अपने सगे बच्चे से करती थी। बेटा तुम्हारी माँ भी तो तुमसे प्यार करती रही होगी। अगर सोचो कि सामने कोई तुम्हें मार दे तो उस पर क्या गुजरेगी। इसने अपनी शादी के लिए मुझे कहा तो मैंने इसके माँ और पापा को समझाया। माँ का दिल होता ही ऐसा है। बेटा मैं तुमसे अपना आंचल फैलाकर अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ। इस सिमरन को भी माफ कर दो। अब ये विजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। संतोष, ठीक है आप कह रही हो तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। बुआ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। संतोष विजय का शरीर छोड़ देता है। सिमरन अपने किए पर पछताने लगती है और सोचती है, मैंने पैसों के लिए क्या कर दिया। पछताव करने के लिए ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना, ताकि आपको ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आए और आप इससे कुछ सीख सके। और हो सके तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करना, ताकि लोग ऐसी गलतियाँ पैसों के लिए अपने ज़िंदगी में ना कर सके। और अगर आपके पास खुद की कोई कहानी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इसी तरह की कहानियाँ आगे भी मिलती रहे।